देखिए जी, फौज में बड़े ही ज़बरदस्त और दिलचस्प किस्से होते हैं। ठीक, अपनी सर्विस के दौरान ऐसी ऐसी बातें होती हैं कि जिनको आज भी जब फौजी किस्से से मिलते हैं तो वो बड़े खुश होते हैं, वो किस्से याद करते हैं, कह के लगाते हैं। तो हम यूनिट में नए नए थे, कप्तान थे, तो उस ज़माने में ये हुआ कि जी यूनिट की एक इंस्पेक्शन होती है सालाना। उस इंस्पेक्शन में ये होता है कि वो यूनिट की तमाम चीज़ों को, राइफलों को, जो आलात हैं, इक्विपमेंट है, कम्युनिकेशन का इक्विपमेंट है, गाड़ियाँ, तमाम चीज़ों की इंस्पेक्शन होती है और उसकी बड़ी लोग तैयारी करते हैं। तैयारी करने के बाद लोगों की कोशिश होती है कि कम से कम पॉइंट्स हों और उसमें ज़्यादा से ज़्यादा उस यूनिट की एफिशिएंसी को लिखा जाए और इसी के ऊपर सबकी कारकर्दगी को भी जज किया जाता है। तो ज़ाहिर है सब बड़ा ज़ोर लगाते हैं। तो हमारी यूनिट जो थी वो खैर से उसमें जो मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट जिसको कहते हैं, जिसमें जीपें हैं, ट्रक हैं, मोटरसाइकिल्स हैं, ये सारी चीज़ें शामिल होती थीं। तो उसमें जो जीपें हैं, क्योंकि फ़ौज अपना सामान नहीं फेंकती, फ़ौज में सामान लाना भी बड़ा मुश्किल होता है और फिर उस सामान को निकालना भी बड़ा मुश्किल होता है, क्योंकि जी उसके ऊपर इंस्पेक्शन आफ्टर इंस्पेक्शन, रिपोर्ट आफ्टर रिपोर्ट, मतलब उसकी मीटिंग्स, कोऑर्डिनेशन कमेटी, बड़े लंबे काम होते हैं। तो हमारी यूनिट में कुछ जीपें ऐसी थीं कि आप यकीन नहीं करेंगे कि उनके टोटल 3 गियर थे, ठीक, रिवर्स के अलावा। तो वो जीपें जो है मेंटेन करना बड़ा ही मुश्किल काम था और उनके ज़ाहिर स्पेयर्स नहीं मिलते थे, सब कुछ। लेकिन चूंकि इंस्पेक्शन में नंबर लेने होते थे तो सब उसकी तैयारी करते थे। और दूसरे हमारे ब्रिगेड साहब, जिस तरह मैंने आपको पहले बताया, उनका काम ही तेल निकालना था और उनका नाम लोगों ने ब्रिगेडियर तेली रखा हुआ था। तो अब ब्रिगेडियर तेली जो है वो फाइनल इंस्पेक्शन डे के ऊपर आए। हमारी इंस्पेक्शन बड़ी अच्छी जा रही थी, नीचे जो बाकी लोग आए थे उनको हमने सारी चीज़ें दिखाई। तो अब फाइनल डे के ऊपर ब्रिगेडियर तेली आए हैं और उन्होंने आके इंस्पेक्शन करनी है। तो ब्रिगेड साहब जब आए तो जनाब सारी चीज़ें बड़ी अच्छी जा रही थी। पहले उन्होंने हथियार देखे, फिर उन्होंने यूनिट का राउंड लगाया, करते कराते सारे घूमते और सारी काबीना उनके पीछे चल रही। मतलब कर्नल साहब, हमारी यूनिट के कमांडिंग ऑफिसर, उसके पीछे 2IC, उसके पीछे कप्तान, मतलब वो सारे। और जो जो लोग अपनी इंस्पेक्शन कराते जाते थे तो वो काफ़िले का हिस्सा बनते जा रहे थे। तो एक काफ़ी लंबा चौड़ा काफ़िला जिसमें सूबेदार मेजर साहब, जो हवलदार हैं, बाकी सारे जो लोग हैं वो शामिल थे। और वो करते करते मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट वाला जो एरिया था वहाँ पे पहुँचे। मैकेनिकल ट्रांसपोर्ट के अंदर हमारे पास ये जीप थी कि मैंने जो आपको बताया जिसके 3 गियर थे, ठीक है। तो हुआ ये कि ब्रिगेड साहब ने इधर उधर देखा और उन्होंने देखने के बाद इशारा किया कि वो जो सामने जीप है बाएं से चौथे नंबर पे, उसको स्टार्ट करें। तो जनाब अब सारों की नज़रें लग गई, जिस तरह वो क्रिकेट का मैच होता है, बड़ी सनसनी थी कि पता नहीं जीप स्टार्ट होगी या नहीं होगी। तो वहाँ पे हमारे एक सीनियर हवलदार थे, तो वो जनाब दौड़ते हुए गए, वो जाके उस जीप के अंदर बैठे और तमाम गाड़ियों में चाबियाँ लगी होती हैं ताकि किसी भी गाड़ी को इंस्पेक्शन टीम जो है वो स्टार्ट करके देख सकती है। तो जनाब उन्होंने जैसे ही उसको सलफ दिया तो वो आवाज़ें आई जिस तरह गाड़ी के इंजन स्टार्ट होने की आती हैं और अल्लाह अल्लाह करके गाड़ी स्टार्ट होगी और सबके चेहरों पे एक स्माइल के जनाब ज़बरदस्त, ये तो कमाल ही नहीं हो गया कि इतनी पुरानी जीप भी स्टार्ट होगी। तो ब्रिगेड साहब ने कहा, इशारा किया उस हवलदार को, जो आप कह लें कि तकरीबन 100 मीटर या 50-60 मीटर दूर होगा, कि जनाब गाड़ी आगे लेके आए। उन्होंने इस तरह इशारा किया। तो जैसे ही उन्होंने इस तरह इशारा किया तो ज़ाहिर है उसने गाड़ी को, वो समझ गया कि वो कहने की गाड़ी आगे लेके आए। और इधर सारे, ये मैंने आपको बताया, सारा काफिला यहाँ पे खड़ा हुआ है और जो ब्रिगेडियर साहब कमांडर हैं वो बीच में खड़े हुए हैं, हमारे कर्नल साहब उनके साथ, 2IC साहब उनके साथ, और इस तरह ये सारे लोग खड़े हुए हैं। तो वो जनाब सामने से वो जीप उसने गियर में डाली और वो वहाँ से चलाना शुरू हो गया। जैसे ही वो चलाना शुरू हो गया तो थोड़ी देर के बाद जब वो हमारे करीब पहुंचा, अभी थोड़ा सा फासला था, तो उसने ना, ब्रिगेड साहब ने ये वाला इशारा किया था और उसने ये वाला इशारा करना शुरू कर दिया, ठीक। तो अब लोग यहाँ से फिगर आउट करने की कोशिश कर रहे थे कि ये क्या हो रहा है। किसी ने कहा कि मेरा ख्याल है कि सर इसके अंदर कोई शहद की मक्खी है गाड़ी के अंदर, जो वो इस तरह इशारे कर रहे हैं, कोई उसका गाने की कोशिश कर रहा है, कोई कुछ तंबूड़ी कह रहा था, कोई कुछ कह रहा था। तो इतने में अचानक जब जीप बिल्कुल करीब पहुंच गई तो सबको एकदम से एहसास हुआ कि वो क्या कहने की कोशिश कर रहा है। और जनाब उन्होंने कमांडर को वहाँ से खींचा और सारे लोग साइड पे हो गए और जीप हमारे बीच में से गुजरती हुई जाके सीधी जाके जो है वो दीवार, और वो हवलदार इतनी देर से ये इशारे करने की कोशिश कर रहा था कि जनाब इसकी ब्रेकें नहीं लग रही तो आप आगे से हट जाएं। तो बहरहाल सारे आगे से हट गए। अच्छा, हुआ ये कि आज मैं आपको जो किस्सा सुनाऊंगा वो है एक बॉक्सिंग मैच का, और उसके बाद चाचा ईदी खान जो काबुल अकेडमी में एक बहुत पुराना वेटर था, बहरा था, कि चाचा ईदी खान ने उस बॉक्सिंग मैच के ऊपर क्या कहा। लेकिन मेरा आपसे वादा है कि जिस तरह पिछली दफ़ा मैंने आपको कहा था कि आप अपनी कुर्सियों से गिरेंगे,
इसी तरह आज का किस्सा सुन के भी आप बड़े ही खुश होंगे और आप बड़ा ही मुस्कुराएंगे। तो बॉक्सिंग मैच की लोग बड़ी तैयारी करते हैं। अच्छा, अब बॉक्सिंग के अंदर ये होता है कि हर वज़न के हिसाब से कैटेगरी बनती है। मतलब लाइट वेट, सॉरी फेदर वेट, लाइट वेट, मीडियम वेट, हैवी वेट। मतलब बिल्कुल हल्के जो पर जैसे हों, बिल्कुल हल्के फुल्के, या जिनको आप आमतौर पे कहते हैं कि जी तीली सरकार, तो तीली 40-45 किलो टाइप जो लोग होते हैं वो तीली ग्रुप में आते हैं। उसके बाद जो उससे भारी होते हैं 50 से 60, फिर इसी तरह 60 से 70 और 70 से 80। तो आमतौर पे ये होता है कि जी आपने अपने सीनियर से सुना होता है कि जी बॉक्सिंग में आपने क्या करना है। तो एक तरीका वारदात ये होता है कि आप जिस दिन वज़न होने होते हैं उससे पहले मोटे मोटे कंबल पहन के, बड़े बड़े जो है ना वो भारी स्वेटर पहन के आप भागते रहते हैं, अपना वज़न कम करते हैं, खाते नहीं हैं, पानी नहीं पीते। और लोग कई दफ़ा 5-5, 6-6 किलो, कई लोग क्लेम करते हैं 10 किलो वज़न भी कम कर लेते हैं। तो किस लिए करते हैं? इसलिए कि मैं हूँ फ़र्ज़ करें 50-60 किलो का, अगर मैं तीली ग्रुप में चला जाऊँ तो तीलियों को तो मैं फड़का के रख दूँगा, क्योंकि वज़न करवाने के बाद लोग डट के खाते थे ताकि जिस दिन मुकाबला हो उस दिन तीलियों को पिंज के रख दें। तो दूसरा जो काम होता था वो ये करते थे कि भाई जो सही तरीका था वो ये था कि आप बॉक्सिंग सीखें। तो हमारी जो प्लटून थी उसके अंदर हमारे साथ कोयटा का एक लड़का था जिसका नाम था खिलजी। अब कोयटा के लोग, आपको मालूम है कि बॉक्सिंग के नेशनल चैम्पियंस हैं, इंटरनेशनल लेवल पे उन्होंने मुल्क का नाम रोशन किया हुआ है। तो खिलजी ने कहा कि मड़ा हम फ़ी सबीलिल्लाह तुम सबको बॉक्सिंग सिखाएगा। और जाहिर है कि बॉक्सिंग का मैच था तो लोग एक दूसरे को जो है ना हराने के चक्कर में होते थे। तो मैंने भी इसके साथ प्रैक्टिस शुरू कर दी। तो मेरा जो रूममेट था मलिक तोकीर, एक तो वो नाम का मलक था, दूसरा ये है कि बड़ा खुश खुराक था, जिस तरह मलक सारे खुश खुराक होते हैं। तो ये दुब्बा, कढ़ाई, शनवारी, ये वो उसने जो है ना डट के खानी। तो वज़न तो वो कम नहीं कर सकता था। लेकिन तीसरी बात जो थी वो ये थी कि वो बॉक्सिंग की प्रैक्टिस का भी कायल नहीं था। वो कह रहा था भाई हम मलक लोग हैं, हम तो वैसे ही फड़का देते हैं लोगों को। हमने कहा जी ठीक है। तो मैंने उसकी बड़ी मिन्नतें की कि सीख ले, खिलजी बड़ा अच्छा सिखा रहा है। उसने कहा नहीं जी। और चौथी बात ये थी कि मलक का, देखिए फ़ौज में जब आप ट्रेनिंग कर रहे होते हैं ना, तो जिस तरह क्लास में लोग एक दूसरे के नाम रख देते हैं तो इसी तरह फ़ौज में भी नाम पड़ जाते हैं। तो मलक का एक नाम था डिंगा। अब मालूम नहीं कि उसको डिंगा, उसकी टांगें डिंगी थी, उसके बाजू डिंगे थे, या कोई गर्दन डिंगी थी, लेकिन बहरहाल उसका नाम डिंगा था। और आप बाद में सुनेंगे कि बॉक्सिंग मैच में हमें कैसे पता चला कि इसका नाम हमने ठीक ही रखा था। तो बहरहाल बॉक्सिंग मैच आ गई। तनवीर का जो ओपोनेंट था, जो मद्दे मुकाबिल था, वो खैर से कद में भी इससे कोई 2 इंच ऊंचा होगा। अब 2 इंच बड़ा फ़र्क होता है। वो इसलिए कि भाई आपका बाजू लंबा हो जाता है, और इससे पहले कि आपका मुक्का मेरे पास आए, मेरा मुक्का आपको टच कर जाएगा, और जिसका मुक्का पहले टच कर गया बॉक्सिंग में वो तो मतलब जीत गया। तो हुआ ये कि जैसी बॉक्सिंग, और बॉक्सिंग होती थी 3 मिनट के लिए, 1.5 मिनट का पहला हाफ, 1.5 मिनट का दूसरा राउंड, सॉरी पहला राउंड और दूसरा राउंड। तो ये 3 मिनट 3 सदियों के बराबर लगते थे। क्यों? कि जब दूसरे को भी इजाज़त हो कि वो खुले मुक्के मार सके और आप भी खुले मुक्के मार सकें, तो जनाब फिर तो वक्त गुजरता ही नहीं है। आपको स्टेमिना का तब पता चलता है कि जब पहले 30 सेकंड के बाद बाजू आपके ज़मीन पे गिरे होते हैं। तो बहरहाल मलिक साहब का बॉक्सिंग मैच शुरू हुआ, और जैसे ही बॉक्सिंग मैच शुरू हुआ तो मैं आपको पहले बता चुका हूँ, खाने के बड़े शौकीन थे, प्रैक्टिस ज़ीरो थी, और नाम डिंगा था। तो उन्होंने जब पहला मुक्का निकाला तो वो गया यूँ, दूसरा मुक्का निकाला तो वो गया यूँ। तो ये पूरी जो फील्ड ऑफ व्यू थी ये मद्दे मुकाबिल के सामने थी। तो उसने जब मारना शुरू किया तो जनाब वहाँ पे तो एक धुआं, हम बड़ी चीखें लगाते रहे कि मलिक शाबाश, वेल डन, आगे बढ़, ये वो फलाने का। और चौथा प्रॉब्लम मलिक साहब का ये था कि देखें जिस तरह मेरी नाक है तो ये चोंच वाली नाक है, पाकिस्तानी नाक। तो इस पे जब मुक्का पड़ता है सीधा तो फिर नक्सीर फूट पड़ती है। जब नक्सीर फूट पड़े तो उसका फ़ायदा ये होता है कि जी खून आ गया, डॉक्टर को बुलाएं। डॉक्टर जब आते थे तो वो देखते थे, वो कहते थे नहीं जनाब इनका मैच ख़त्म करें क्योंकि इनको बड़ी जालिम चोट लग गई है। मलिक साहब का चौथा और आखिरी प्रॉब्लम ये था कि उनकी नाक की चिपटी, जो अफ्रीकन नाक होती है, उसका फ़ायदा ये होता है कि मुक्का पड़े तो इतनी ज़ोर का नहीं लगता कि जितना मेरी नाक पे लगेगा, लेकिन नुकसान ये होता है कि भले 100 मुक्के पड़ें, 200 पड़ें, 300 पड़ें, नक्सीर नहीं फूटती। तो मलिक साहब ने उस रिंग के अंदर बड़ी कोशिश की कि डॉक्टर की तरफ भी उन्होंने देखा, लेकिन ये है कि चूंकि नक्सीर नहीं फूटी, और फौज में आपको पता है कुलिया ये है कि खून नहीं आया तो फिर डॉक्टर नहीं आएगा, भले जितनी भी कुट पड़ गए।
एक मोहतात अंदाजे के मुताबिक कोर्स का ख्याल ये था कि 360 सेकंड, 6 मिनट में 360 सेकंड ही बनते हैं, उसमें कम से कम 720 मुक्के जो है ना वो मलक ने खाए सीधे अपने चेहरे के ऊपर, क्योंकि बाजू तो उनके यूं जाते थे। उन्होंने खिलजी के साथ वो प्रैक्टिस नहीं की थी कि गार्ड कैसे रखना है। तो बहरहाल हार गए मलिक साहब, नॉकआउट नहीं हुए। ये बड़ी बात थी और उनकी अजमत को आज तक सलाम है कि 700-800 मुक्के खाने के बाद भी अगर कोई नॉकआउट ना हो वो वाकई शेर का बच्चा है। हारना वरना एक अलग बात है। तो बहरहाल मलिक साहब की आंखें सूज गईं, ये होंठ सूज गए, नाक जो है वो सूज गई और ऐसे लग रहा था कि जैसे जो शहद की मक्खियाँ हैं इनका पूरा छत्ता जो है ना उसने मलिक साहब के मुंह पे अटैक किया। तो बहरहाल मलिक अपना यार भी था, हम उसको जो है ना उठा के स्ट्रेचर पर डाल के सहारे देते हुए बड़ी मुश्किल से जाके हम कमरे में लेके गए। अगर आप काकुल एकेडमी देखें तो बॉक्सिंग रिंग नीचे है और यूं आपने मतलब सीधा रोड के ऊपर चढ़ के तो ऊपर ब्लॉक्स हैं जहाँ पे आपके कमरे हैं, तो वहाँ पे जाके हमने मलिक साहब को कमरे में पहुँचाया और ज़ाहिर जाती वो कमरे में बिस्तर पे गिरा और उसके बाद वो सो गया।